अस्सलाम वालेकुम जी, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। आज हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत मौजूद है। मजमून लिखते हैं, शायरी भी करते हैं और सियासत पर बेलाग तबसरा भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी। और वरना अच्छा बनता सर, ना। ये बताइए कि ये जो हाउस इन ऑर्डर करने वाला मामला चल रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे तबसरा निगार बैठे हुए हैं जो इस बात को कुछ अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने 4-5 साल पहले कहा था, और वो जो डॉन लीग वाला मामला हुआ था, जो नून लीग के हामी लोग हैं वो इस सारे मामले को एक ही मामला तस्वर करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तबसरा निगार बैठे हुए हैं वो इसको कोई अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये कोई अलग बयान है और एक कोई अलग मामला है, और जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था वो कोई अलग मामला है। आप इसे कैसे देखते हैं? ये क्या मामला क्या है? देखें जी कि जो दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई थी 9/11 के बाद, और जिसमें हम फ्रंट लाइन अतादी बने अमेरिका के, और हमने हमने उसमें जो ग्रुप पाले या इससे पहले अफगानिस्तान वार में पाले, तो वो एक टाइम था कि वो जो सुपर पावर थी अमेरिका, उसको हमारी ज़रूरत थी तो वो हमें इस्तेमाल कर रहा था। तो जब हमने, आप अगर इसका थोड़ा सा पीछे जाए, तो जब हमने उसको अपने नेबर कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जब खालिस्तान की बात चली, और तो उस वक्त जो इस चीज़ के फाउंडर थे जो ज़िया हक था, तो उसका त्यारा क्रैश करा दिया गया, उनको रास्ते से हटा दिया गया। अच्छा। ये वो पॉइंट था कि जहां अमेरिकन जो लोग थे वो ये समझ रहे थे कि ये जो शिद्दत पसंद हमने पैदा किए, और अगर इनकी सरपरस्ती की जाती रही तो ये पूरे रीजन के लिए और अमेरिकन मुफाद के लिए बहुत खतरनाक हो। तो ये वहां पे उन्होंने रियलाइज कर लिया था, इसीलिए कि जो बंदा जिसने उनके अफगानिस्तान वार के रशिया के टूटने में बहुत अहम किरदार अदा किया था, और उसके साथ उन्होंने अपना एम्बेसडर भी मरवा दिया था। ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। लेकिन उस टाइम हमें रियलाइज कर लेना चाहिए था कि अगर हमारे यहाँ कोई दानिश नाम की चीज होती, कोई फॉरेन पॉलिसी पे थिंक टैंक होते, तो ये उसी वक्त हमें सोच लेना चाहिए था कि ये ऐसा हुआ क्यों है कि हम जो पॉलिसी चला रहे थे तो उसके जो फाउंडर है उनको हटा दिया गया। लेकिन हम चूंकि इक़्तिदार के जो उसके बाद हमारे चीफ थे असलम बेग साहब, वो इक़्तिदार के चक्कर में उसके बाद जो हमारे ISI के उस वक्त चीफ थे हमीद गुल साहब, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के चक्कर में वो इक़्तिदार के नशे में और अपने ज़ाती मुफाद के लिए उन्होंने कभी उसी पॉलिसी को बाद में भी हमने जारी रखा। और 9/11 में जब वो वाक़या हुआ तो अमेरिका को ये मौका मिल गया कि वो इन फोर्सेस को बाय फोर्स और बाय ऑल मीन वो इनको जो है ना एलिमिनेट करे। तो वो तो आप देख रहे हैं कि वो एलिमिनेट कर रहे हैं। तो जो बात आप कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने 2017 में जो 2017 में बात की थी कि हमें अपना घर इन ऑर्डर कर लेना चाहिए, तो उसको कुछ हमारे लोग थे, असल में उन्हें कोई भी इश्यू चाहिए था जो मेरी समझ है कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए, क्योंकि वो फैसला किया हुआ था। तो इन ऑर्डर का जो है ना कि आप पे इतना इंटरनेशनल प्रेशर है इस वक्त अमेरिका और मगरबी दुनिया का, कि अब आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इंतहाई बुरी है। कभी भी इतनी बुरी हमारी माशी हालत नहीं थी। तो अब आप जो है ना मजीद प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे, बल्कि आपके लिए तो यहाँ तक खबरें हैं कि स्टेट बैंक को जो है इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, और वो किसी भी पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन अदारे, नैप हो गया या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, उस कोई भी उन पे किसी किस्म का कोई मुकदमा या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो इन डायरेक्टली जो है ना वो IMF और वर्ल्ड बैंक के अंडर काम करेगा। तो ये इस तरह की जहाँ बातें हो रही है, ये हमारी ज़बू आली का आखिरी स्टेज है।
तो इसलिए उन्होंने, उनका जो प्रेशर पड़ रहा है, तो इसीलिए बाजवा साहब ने जो बयान दिया है वो भी उन्होंने इंग्लिश में, उनका मुखातब कोई पाकिस्तानी अवाम नहीं थी मेरी जाती राय के मुताबिक, बल्कि वो उन लोगों को सुना रहे थे कि हम तो तैयार हैं, अब हम तो अमन चाहते हैं और हम अपना सब कुछ माजी भूलने को तैयार हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी है वो आगे 2 कदम बढ़ाए और आगे चले और इस हम इन ऑर्डर अपना हाउस करेंगे। तो ये सारी स्टोरी है इन हाउस करने की, क्योंकि इन पे जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त है, और इनसाइड जो कंट्री पोजीशन है पॉलिटिकली वो भी बहुत मखदूश हालत है। ये हम पुरानी पॉलिसी चला रहे थे, जो पॉलिसी हमने 70s में चलाई, 80s में चलाई, 90s में चलाते रहे हैं, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इन्हें ये खबरदार किया था कि हमें इसका नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है ग्रे लिस्ट की सूरत में। इसके मुताबिक पाकिस्तान को तकरीबन 38 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अब चूंकि ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ये पॉलिसी गलत थी और हमें अपना जो घर है वो सीधा करना चाहिए, क्या पाकिस्तान को कोई बताएगा कि ये इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है और ये नुकसान हमें क्यों उठाना पड़ा है, जब सियासी क़यादत कह रही थी कि इस पॉलिसी को तर्क करना चाहिए, तो उस वक्त इस बात को क्यों तस्लीम नहीं किया गया और खुद फैसले किए गए? अगर खुद फैसले किए गए तो अब उनकी जिम्मेदारी क्यों कबूल नहीं की जा रही? ये इन्होंने कभी भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इन्होंने जब 1971 में इलेक्शन हुए, अवामी लीग जीत गई, उसको हुकूमत नहीं दी क्योंकि यहया साहब सदर रहना चाहते थे, लेकिन इन्होंने इल्जाम लगाया कि भट्टो साहब ने कहा कि इधर हम उधर हम, इसकी वजह से पाकिस्तान टूटा। अगर ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए तो वली खान साहब पख्तूनिस्तान का नारा लगाते रहे, सिंधु देश का GM सैयद लगाते रहे, तो मुल्क नहीं टूटा। अभी पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं लेकिन मुल्क नहीं टूटा। मुल्क हमेशा गलत पॉलिसियों और हकूक ना देने की वजह से टूटते हैं, गलत पॉलिसियों की वजह से टूटते हैं। तो ये कभी भी कारगिल में मुशर्रफ साहब गए, उन्होंने तस्लीम नहीं किया, उन्होंने नवाज शरीफ की वजह से मैं तो जीत रहा था, उसने हमें, हालांकि उसने बेल आउट किया, इन्होंने कहा जी कि उसकी वजह से हम हारे। तो ये कभी तस्लीम नहीं करते, इन्होंने अभी भी तस्लीम नहीं करना, ये सब कुछ खान साहब के पल्ले में डाल देना है कि सब कुछ इमरान खान ने किया, हम तो बड़े मासूम हैं। तो ये असल में मसला यह है कि जब तक हम अदारे अपने वो हदूद में और आयन की पासदारी नहीं करेंगे तो ये हमेशा होता रहेगा। और चूंकि मीडिया और पूरी इंतजामिया, खा वो पुलिस है, खा वो इलेक्शन कमीशन है, खा वो अदलिया है, खा वो नायब है, वो सारी की सारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जेर कंट्रोल है और वाज़ेह तौर पे नजर आता है, हम जैसे नायब को भी नजर आता है। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू की तरफ। ये जो इस्तीफों का मामला चला हुआ है और PDM में इस वक्त जो तकसीम नजर आ रही है, इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है उसमें काफी सारा इख्तलाफ नजर आ रहा है। मेरी कोशिश थी कि आज कोई ऐसा शख्स हमारे साथ हो जो नून लीग का मौक़िफ़ बेहतर तरीके से हमें बता सके। क्या नून लीग के पास इस वक्त पूरा प्लान उनके पास मौजूद है इस्तीफे देने, उसके बाद क्या होगा? ये सारी पॉलिसी वाज़े तौर पर उन्हें मालूम है कि क्या होने जा रहा है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि उनके पास पूरा क्या उनका प्रोग्राम है, वो क्या करेंगे, लेकिन जो बात कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन पर सवाल है कि अगर इस्तीफे दे दिए जाएंगे तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। इसका कोई जवाब आज तक मैंने नहीं देखा कि नून लीग के किसी शख्स ने टेलीविजन पर या किसी तबसरे में दिया हो कि इसके बाद क्या होगा। देखिए जी कि अगर सारी अपोजिशन जिसमें पीपल पार्टी भी शामिल है वो सारे इस्तीफे देते हैं तो फिर तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप होगा, हुकूमत के लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो दोबारा इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन कराना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अगर खाली जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी जाते हैं तो स्टेब्लिशमेंट, मेरा जो ज़ाती ख्याल है को इनमें से
और इनके बंदे जो जीते हुए हैं उनमें से तोड़ेंगे, खा वो कोई भी अरबा इस्तेमाल करें। वो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठा लेते हैं, वो बक्से चोरी कर लेते हैं, उनके लिए ये कोई, पहले भी उन्होंने बहुत सारे बंदे जो है ना जनूबी पंजाब के तोड़े हैं। तो वो तोड़ के ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। तो ज़िमनी इलेक्शन में अगर 83 सीटें हैं तो उसमें से अगर पीटीआई 10 भी और गेन कर ले तो उसको वो गेन ही गेन है और नून लीग का नुकसान है। फर्ज करें कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग के साथ इस्तीफे दे देती है, अगर ये सारी जमातें मिलकर इस्तीफे दे देती हैं तो क्या ज़िमनी इंतखाबात कराना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा? उसका कोई चांस नहीं रहेगा? या जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन करवा दिए हैं, सेनेट में भी करवा दिए हैं, इसी तरह उनका कोई पता नहीं, जब बंदे के हाथ में बंदूक होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो किसी तरह से ज़िमनी इंतखाबात का कोई ड्रामा रचा कर क्या वो दोबारा से अपने लोग मुंतखब करवा के असल जो मामला है पीपल्स पार्टी का कि 18वीं तरमीम खतरे में पड़ जाएगी, क्या आप समझते हैं कि इस बात में कोई वजन नहीं है कि इसमें कोई थोड़ा बहुत वजन है? नहीं, 18वीं तरमीम तो मैं नहीं समझता ये खत्म कर सकते हैं और ये खत्म करेंगे। वो सिर्फ इसको प्रेशर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि हम ये यूज करेंगे तो फिर जो फंड हैं और जो इख्तियारात हैं सूबाई हुकूमत के और खासकर पीपल्स पार्टी को जो मिले हुए हैं सिंध में, तो वो उनसे छिन जाएंगे। तो वो एक टेक्निक के प्रेशर के तौर पे करते हैं। मेरा जाती ख्याल नहीं है कि वो ये इतना आसान काम है। उसकी वजह से आपका एक पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जो है ना कि अवाम इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। छोटे सूबों से लेके पंजाब भी इसको मानने को अब तैयार नहीं है कि आप 18वीं तरमीम जो है ना वो खत्म करके एक शख्स को सेंटर में सारे इख्तियारात दे दें और जो असल लोकल क़यादत है उसके पास ना फंड हो और ना इख्तियारात हो। तो ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। लोगों में बहुत ज्यादा शऊर आ गया और इससे पाकिस्तान की सलामियत जो है ना जो आपका वो खतरे में पड़ जाएगी। मुमकिन और नामुमकिन तो तब होता है कि जब आपके हाथ में भी कुछ हो। जिस तरह से 48 वोट थे सादक संजरानी साहब के और 49 वोट थे यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास, तो सादक संजरानी साहब का जीतना तो नामुमकिन बात थी, लेकिन फिर भी वो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जीत गए हैं। इसी तरह से अगर सारी जमातें इस्तीफे दे देंगी तो हमारे ख्याल से तो ये एक नामुमकिन चीज है कि आप आधे मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात करवा दें। लेकिन जब वो इंतखाबात करवाने पर आ गए तो जिस तरह से वारंट निकल रहे हैं और मुकदमात चल रहे हैं और दोबारा से पेशियां शुरू हो गई हैं, 10-12 बंदों को अगर उन्होंने पकड़ लिया तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो जाएगी कि ज़िमनी इंतखाबात फिर हमें मुमकिन नजर आना शुरू हो जाएंगे? नहीं, देखें जी, मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी ना तो ज़िमनी इलेक्शन वो करा लेंगे, कोई हिस्सा ले या ना ले। पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे भी दे तब भी मैं कह रहा हूँ कि जब उन्होंने तहिया कर लिया कि हमने करवाने हैं, जिस तरह से 48 वोट वालों को उन्होंने जितवा दिया, हमारे लिए तो नामुमकिन चीज थी। लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात अगर पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे दे देगी तो करवाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने तैयार कर लेना है तो फिर उन्होंने करवा लेने हैं। 10-12-15 बंदे अगर उन्होंने गिरफ्तार कर रहे हैं तो वो कर लेंगे। इसके बाद तो पीडीएम फिर क्या करेगी? नहीं करा सकते जी। ये तो किसी सूरत जब इतना ये पावरफुल लोग हैं कि पूरा पंजाब जो है ना, पूरा ना कहें तब भी 75% का होल्ड नून लीग का वहां मौजूद है। बाकी में पीपल पार्टी का होल्ड साउथ पंजाब में है जो वाज़िया तौर पे नजर आता है। सिंध में पीपल्स पार्टी का होल्ड है और फ्रंटियर में मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग, खासकर जो हजारा वाला एरिया है उसमें ये बहुत मजबूत हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान तो है ही नाराज, तो वो तो जबरदस्ती वो जतवा के लाते हैं। तो इनके लिए नामुमकिन है कराना, लेकिन वो हमेशा डिवाइड करके वो कोशिश करेंगे कि डिवाइड करें। अभी वो अगर इस पे भी नून लीग और मौलाना फजल रहमान ने अकेले भी रिजाइन किया तो तब भी बहुत बड़ा क्राइसिस बनने वाला है। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने नून लीग के
या मौलाना फजल रहमान के कुछ बंदूक पे प्रेशर डाल के उन्हें इस्तीफों से रोकना है, और वो रोक लेंगे। आप देखेंगे कि सारे नहीं होंगे। अगर 83 नून लीग के हैं तो हो सकता है 70 इस्तीफे आ जाए, तो वो डिवाइड करेंगे। वही उनका फार्मूला है कि वो पहले तो पार्टियों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना उस पार्टी के अंदर डिवीजन डालेंगे। यही वो उनका तरीका है, क्यों कि उनकी अपनी सीटें जानी है। इलेक्शन के बाद जो मौजूदा मिलिट्री क़यादत है ना, उसकी जो आने वाली हुकूमत है ना, वो अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलके भी बुलाएं तो उन्होंने इनके साथ नहीं चल सकते। वो तो उनको, जिन्होंने इतनी मुश्किल से एक्सटेंशनें ली हैं और जो काजी फायज ईसा को इसलिए हटा रहे हैं कि उसने उनके खिलाफ धरना, फैजाबाद धरने में उनके खिलाफ फैसला दिया हुआ है, तो उन्होंने तो रहना है। उन्होंने तो ख्वाब देखे हुए अगले चीफ अवामी स्टाफ बनने के, तो वो अपने ख्वाब को मुंतशिर होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि ये सेटअप मौजूद रहे और किसी तौर पे भी हमें इलेक्शन ना कराने पड़े। लेकिन अगर सियासी सारी कुव्वतें जो कि असल कुव्वतें हैं वो मुत्तहिद हो जाएं और एक नुक्ते पे मुत्तहिद हो जाए, वो सिर्फ यह है कि हमने आने पाकिस्तान को ही मुकद्दम जाना है और उसी के हर एक शिक को माना है। अपने मफादात को, खा वो सियासी है, ग्रोही है या जाती है, उनको पसे पुश्त रखना है। तो तब मुमकिन है कि उनको इलेक्शन के लिए मजबूर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम डिवीजन होती रही, हाँ वो इत्तेहाद में डिवीजन है या फिर किसी पार्टी में है, तो फिर उन्होंने अपना काम निकाल लेना है, जैसे उन्होंने उस वक्त निकाल लिया था जब एक्सटेंशन के लिए वोट थे, तो सारे जाके एक ही साथ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। ना वो नून लीग वालों ने देखा यार कि हम क्या बात करते रहे। वो इनकी इंतहाई ज्यादा ब्लंडर था, गलती थी मेरे नजदीक। और मैंने लिखा भी है, आज तक मैं इस पे कायम हूँ कि आपने एक चीज जो कही थी उस पे आपको कायम रहना है। हाँ, आपको अखलाकी फतह आपके लिए ज्यादा अहम है, क्योंकि आपको जो है ना इक़्तिदार तो मिलने वाला नहीं है। तो आप जब अपने अखलाकी बेस भी खो देते हैं तो फिर सियासी पार्टी के पास कुछ नहीं बचता। तो उन्होंने वहां गलती की है। अगर दोबारा इस तरह की करेंगे तो इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, काजी फायज ईसा साहब का जो केस चल रहा है, इस पर भी काफी तबसरे हो रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब चूंकि अपनी मनी ट्रेल नहीं देना चाहते, इसलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तो मुकदमा ही अलग है। ये तो मुकदमा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो लाइव दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, ये उनकी दरख्वास्त है जिस पर वो अपने दलाइल दे रहे हैं। और हुकूमत ने बड़ा अजीब सा एक मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया है कि अवाम को चूंकि अंग्रेजी समझ नहीं आती इसलिए हम लाइव नहीं दिखा सकते। अवाम को तुर्की कहाँ समझ आती है जो आप अर्तुगरुल दिखा रहे थे। ये सब बहाने हैं जनाब, सच को छुपाने के सब बहाने हैं। उस वक्त जब वोट लेना था तो कहते थे कि कौम बड़ी बाशऊर है, अब जब सच बताने की बारी आ रही है तो कहते हैं कि कौम जाहिल है। ये ऐसे ही है जी, सारे अपने वो मफादात के नारे होते हैं। खान साहब जो जो बातें की थी उसका हर एक में कोई एक मुझे आप बता दें कि उन्होंने उस पर यू टर्न ना लिया हो। यू टर्न झूठ का एक मुअज़्ज़ज़ नाम है, झूठ और फ्रॉड को मुअज़्ज़ज़ लफ्जों में यू टर्न का नाम दिया गया है। जो सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत दिखा रही हैं या जो वो खेल रहे हैं वो तो अपने हिसाब से खेल रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो खेल रही है वो भी अपनी मर्जी या अपना जो उसका मफाद है उसके मुताबिक खेल रही है। अब मैं और आप एक आम पाकिस्तानी हैं, हमें तो जाहिर बात है कोई मुफाद नहीं है, किसी सियासी जमात से भी हमारा कोई मुफाद वाबस्ता नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट से कोई हमारा मुफाद वाबस्ता है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी राह पर चल पड़े, जमहूरियत की एक ऐसी राह पर चल पड़े जहां हर किसी को कानून के मुताबिक अपने जो हकूक हैं वो हासिल हों और उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। हम जमहूरियत को प्रैक्टिस करते हुए मेरे ख्याल से 10-12 साल से ज्यादा नहीं हुआ। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या जरूरत है कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे, या इस हुकूमत को घर भेजकर हम एक नया सेटअप लाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? देखे जी,
सबसे जो जरूरी बात है ना जी कि वो ये है कि जो मौजूदा क्राइसिस है इससे निकला कैसे जाए। उसका मेरे नजदीक वैध हल ये है कि जिस पे सारे मुतफिक हो सकते हैं कि आप इलेक्शन कराएं। अगर खान साहब बहुत ही अच्छे हैं, जैसे वो उनको वाकया इतनी सीटें मिली है, आप फेयर और साफ शफाफ इलेक्शन करा दें। और आपने देखा जी कि जब इलेक्शन कमीशन कानून पे अमल करता है तो फिर धांधली भी नहीं हो सकती। आपने डस्का का देखा है ना कि अदारे जब काम करते हैं और उनमें इंटरफेरेंस ना हो तो फिर किसी को कोई शिकायत नहीं होती। जहां भी शिकायत होगा उसको उसका मैकेनिज्म मौजूद है इनके अंदर। तो लेकिन हमारी सियासत इस बात की गवाह है कि कोई भी हारने वाला है, कितना भी शफाफ इलेक्शन क्यों ना हो जाए, वो इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जब आप कितनी खुली धांधली हो रही है। डस्का में आपने कितने 20 ऑफिसर जो हैं वो अगवा कर लिए हैं या वो गायब हो गए हैं। इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई जो है वो अदालत में जाके इलेक्शन रुकवाने के चक्कर में है कि नहीं इलेक्शन ठीक हो गया है। वो उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है। इलेक्शन कमीशन उसने एक्शन लिया है और उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला लिया है। पीटीआई का हक था कि वो अदालत में जाए। अदालत ने उनकी अपील को रिजेक्ट किया है कि ये नहीं बनती। तो ये मैकेनिज्म, ये आइन यही कहता है, ऐसे ही है। किसी को शिकायत है तो वो उस प्लेटफॉर्म को, उस आइन में दिए हुए रास्ते को इस्तेमाल करे। चले दोस्तों, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी जनाब जंगीर अशरफ साहब की। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।